एक्सटर्नल रिलेशंस में, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस में आज हम प्रमुख रूप से इंडो पाक रिलेशंस, भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक न केवल +2 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा, इसके साथ साथ ये समान रूप से ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए तथा सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत पाकिस्तान संबंध। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार हुआ। अंग्रेजों की जो प्रमुख रूप से जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसी के तहत अंग्रेजों के प्रयासों से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आरंभ में मुस्लिम लीग की मांग थी वो सांप्रदायिक मांगों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मांगे बढ़ती चली गई और 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में सामने आई। उसके बाद प्रमुख रूप से मोहम्मद अली जिन्नाह प्रमुख रूप से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए। देश की स्वतंत्रता के समय हालांकि कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टी थी, जिसका मानना था कि सभी धर्म के लोग समान हैं और भारत का धर्म के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन की कार्यवाही घोषित करने के बाद, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, उसकी प्रतिक्रिया दूसरे इलाकों में भी हुई। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू जी इस निर्णय पर पहुंचे कि इस हर रोज के झगड़े से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं, और एक तरह से महात्मा गांधी जी को भी इनकी इच्छा का सम्मान देना पड़ा। ना चाहते हुए भी गांधी जी ने भी देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। उस समय कांग्रेस नेतृत्व को ये लगता था कि इस तरह से बंटवारे के बाद इस सांप्रदायिकता की जो समस्या है, इसका हमेशा समाधान हो जाएगा, और जब मोहम्मद अली जिन्नाह और अन्य जो पाकिस्तान के नेता एक साथ संतुष्ट हो जाएंगे तो दोनों ही क्षेत्र आपस में मिलकर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से विकसित होगा। इस तरह की परिस्थितियों में देश के विभाजन को स्वीकार किया गया। हालांकि परिणाम उसके विपरीत निकले। एक अंग्रेज अधिकारी रेडक्लिफ को दोनों देशों की सीमाओं के निर्धारण करने का, सीमा रेखा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया, जिसने कभी भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा नहीं की थी। उन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया था, उसको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंध की विधानसभा के ऊपर फैसला छोड़ा गया कि वो भारत या पाकिस्तान किस में। सिंध की विधानसभा ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में मिलेगी। बादशाह खान के नेतृत्व में हालांकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोग भारत में मिलना चाहते थे, क्योंकि प्रमुख रूप से वो गांधी जी के अनुयायी थे। उस समय तक जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए कोई भौगोलिक समीपता न होने और पाकिस्तान के षड्यंत्र के चलते उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान में चला गया। उसी प्रकार एक षड्यंत्रों के तहत बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक भाग बना दिया गया। पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया। उसी प्रकार बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। असम का एक प्रमुख रूप से जिला सिलचर, उसमें जनमत संग्रह करवाने का फैसला किया गया और वहाँ की अधिकतर जो मुस्लिम जनसंख्या थी उसने पाकिस्तान के अंदर विलय करने का फैसला किया, जिससे चलते सिलचर पाकिस्तान का एक भाग बन गया। भौगोलिक रूप से काफी दूरी पर होते हुए भी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब एक ही देश का भाग बन गए, जिसका नाम पाकिस्तान। उनमें धार्मिक एकता के अतिरिक्त आपस में एकता का पूर्ण रूप से अभाव था। इस तरह की परिस्थितियों में देश का बंटवारा हुआ, लेकिन इसके परिणाम काफी दुखदायी रहे। दोनों क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे हुए। शरणार्थियों से भरी पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों को काट दिया गया। उस पर लिख दिया गया कि हिंदुओं, लड़ना हमसे सीखो, मारना हमसे सीखो। उसकी प्रतिक्रिया पंजाब में भी हुई। दोनों ओर से कत्लेआम हुआ। तो भारत के जो विभाजन है उसने सांप्रदायिकता की जो समस्या थी उसको और भी ज्यादा विकट बना दिया और इतिहास में हमेशा के लिए न मिटने वाला एक जख्म दे दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने प्लान बाल्कनाइजेशन के तहत, हालांकि जो भारत की देशी रियासतें थी 565, उन सब की प्रभुसत्ता भारत की ब्रिटिश सरकार के पास थी। आंतरिक और विदेशी मामलों में, सैनिक मामलों में, आंतरिक मामलों को छोड़कर देशी रियासतें आंतरिक मामलों में काफी हद तक स्वायत्तता उनको थी, लेकिन विदेशी मामले, रक्षा मामले, दूरसंचार के मामले, वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी। इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लान बाल्कनाइजेशन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप को भारत को टुकड़ों में बांटने की योजना के तहत स्वतंत्रता के समय ये घोषित कर दिया कि अब से जो देशी रियासतें हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और अनेक देशी रियासतें और उनके शासक स्वतंत्र रहने का सपना देखने लगे। हालांकि वहां की जनता उसके खिलाफ थी और स्थानीय जनता प्रजामंडल के तहत इन देशी रियासतों से छुटकारा पाकर भारतीय संघ में शामिल होने का आंदोलन कर रही थी। जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उसमें प्रमुख रूप से जो देश की स्वतंत्रता का आंदोलन चला वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। लेकिन देशी रियासतों में जो देश की आजादी का आंदोलन चला वो प्रजामंडल के तहत चला। तो बहुत सारी रियासतों ने स्वतंत्र रहने का सपना देखना शुरू कर दिया और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। उनमें प्रमुख रूप से थी हैदराबाद। तो दोनों देशों के न केवल हैदराबाद की समस्या ने सांप्रदायिकता के प्रश्न को और ज्यादा विकट कर दिया, बल्कि भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के संबंधों में भी कटुता पैदा करने का कार्य किया। भारत की सरकार, भारत के नेताओं को लगता था कि उनको पृथक राष्ट्र मिलने के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह संतुष्ट हो जाएंगे और सांप्रदायिकता की समस्या हल होगी और वो भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल नहीं होगा। लेकिन भारत के मध्य में स्थित रियासत राज्य हैदराबाद का शासक जो कि निजाम कहलाता था, उसकी एक अर्ध सैनिक टुकड़ी जिनको रजाकार कहते थे, उसका नेता कासिम रिजवी सांप्रदायिकता को पालित और पोषित करने का कार्य कर रहा था। स्थानीय जनता, प्रजामंडल और आर्य समाज के नेतृत्व में इस क्षेत्र को, इस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रही थी। तो स्थानीय जनता के ऊपर असंख्य अत्याचार किए गए, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किए कि निजाम को समझ में आ जाए, लेकिन रजाकारों का नेता कासिम रिजवी ने कहा कि न तो इस देश में हिंदुओं का कभी कोई साम्राज्य रहा है, न ही रहेगा। हम तलवार के बल पर इस क्षेत्र के मध्य में इस्लाम को स्थापित करेंगे, एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करेंगे, और यदि भारत ने हैदराबाद पर हमला किया तो पूरी दुनिया के इस्लामिक देश भारत पर टूट पड़ेंगे। इसके साथ साथ वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भी भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल था। इस तरह की परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष पुलिस कार्यवाही के अतिरिक्त कोई साधन नहीं रह गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख रूप से हैदराबाद के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने का फैसला किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। शीघ्र ही निजाम की सेना ने और रजाकारों ने हथियार डाल दिए और हैदराबाद को भारतीय संघ का एक भाग बना दिया गया, जिसके ऊपर निजाम हैदराबाद ने हस्ताक्षर किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां विजिट की, जिस पर निजाम हैदराबाद ने वहां उनका स्वागत किया और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय किया। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और इस मसले को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी लेकर गया, जहां पर अमेरिका ने उसका समर्थन किया। तो हैदराबाद का एक इश्यू जिसमें मोहम्मद अली जिन्नाह और रजाकार प्रमुख षड्यंत्रकर्ता के रूप में सामने आए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कटुता पैदा करने का कार्य किया। दूसरी समस्या पैदा हुई जूनागढ़ को लेकर। जूनागढ़ भारत के गुजरात राज्य में काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत है। यहाँ इस इलाके के लेकर पाकिस्तान भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल था, जिसमें वहां का नवाब भी शामिल था। जूनागढ़ की 90% जो पॉपुलेशन थी वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। इसके लिए स्थानीय जनता आंदोलन भी कर रही थी, लेकिन नवाब के षड्यंत्रों को देखते हुए स्थानीय जनता ने अपने एक लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार स्थापित करने का फैसला किया, जिसमें हुकूमत सत्ता स्थानीय जनता के हाथ में हो। इस स्थानीय गवर्नमेंट का नाम रखा गया आरजी हुकूमत। आरजी हुकूमत ने शीघ्र ही जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जूनागढ़ के दीवान ने भी भारत सरकार को आमंत्रित किया कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। आरजी हुकूमत के निर्णय पर जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें अधिकतर जनसंख्या ने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ का नवाब, जिसे कुत्ते पालने का शौक था, अपने कुत्तों के साथ विमान में बैठकर पाकिस्तान भाग गया। उनके पीछे से उनकी रानियों और बच्चों को पाकिस्तान भेजने के लिए भारत को व्यवस्था करनी पड़ी। इस प्रकार जूनागढ़ की समस्या का हल तो किया गया, लेकिन पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बीच में इसने एक नई कटुता पैदा कर दी और इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान का नाम एक प्रमुख षड्यंत्रकर्ता और भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में सामने आया, जिससे दोनों देशों के परस्पर जो अविश्वासपूर्ण संबंध थे वो एक नए कटुतापूर्ण दौर में प्रवेश कर गए। अगली जो प्रमुख रूप से जो समस्या पैदा हुई वो थी ऋण अदायगी का प्रश्न। विभाजन के फार्मूले के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच में न केवल प्रॉपर्टी संपत्तियों का विभाजन किया गया था, बल्कि देनदारियों का भी विभाजन किया गया। ब्रिटिश सरकार का जो ऋण था, भारत ने सौहार्दपूर्ण उसको देना स्वीकार किया। 300 करोड़ रुपए सालाना पाकिस्तान को ऋण अदायगी भारत को करनी थी, जिसमें करने में वो आनाकानी करने लगा। लेकिन भारत द्वारा देय 55 करोड़ रुपए का भुगतान भारत ने महात्मा गांधी जी की इच्छा पर कर दिया गया। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके खिलाफ थे, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया था और इस बात का पूरा खतरा था कि पाकिस्तान इस पैसे से हथियार खरीदेगा और भारत के ऊपर हमला करने का कार्य कर सकता है, भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इसके बावजूद भारत ने सौहार्दपूर्ण ढंग से ब्रिटिश ऋण को पाकिस्तान को देना स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो देनदारियां थी उनका भुगतान करने से इनकार कर दिया। नहरी पानी का विवाद। भारतीय जो उप महाद्वीप है उसका जो बंटवारा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भौगोलिक रूप से नहीं किया। भौगोलिक रूप से जो ब्रिटिश काल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था, उन सभी 5 नहरों का जो हेड है वो भारतीय क्षेत्र में था, जबकि अधिकतर जो सिंचित इलाका था वो पाकिस्तान के क्षेत्र में था। प्रमुख रूप से जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, ब्यास प्रमुख रूप से भारत में बहती है। झेलम और चिनाब अधिकतर पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है। पाकिस्तान को इस बात का खतरा पैदा हो गया कि जो पाकिस्तान का जो सिंचित इलाका है, सिंध और पंजाब का, भारत अगर पानी को बंद कर देगा तो उसके लिए भूखे मरने की समस्या पैदा हो गई। इसलिए इस इशू को लेकर पाकिस्तान ये भारत के ऊपर आरोप लगाने लगा कि भारत
उसके जो नहरी जो सिंचित क्षेत्र है उसमें समस्याएं पैदा कर रहा है। उसी समय दोनों देशों के ने इस विषय के ऊपर बातचीत करने का फैसला किया। 1948 में एक अमेरिकी डेविड लिलीमेंथल को सिंधु जल विवाद का हल करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया गया और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक दोनों ही देशों के बीच में एक संधि हुई जिसका नाम रखा गया इंडस वाटर ट्रीटी। इस पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मार्शल लॉ प्रशासक राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 12 जनवरी 1961 को एक समझौता हुआ जिसमें सिंधु और अन्य जो नदियां हैं, सिंध जो नदी है और अन्य जो प्रमुख रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियां हैं उनके जल बंटवारे करने का फैसला किया और ये प्रमुख रूप से पाकिस्तान के लिए काफी लाभदायक था। शरणार्थियों का प्रश्न, दोनों ही देशों को ये लगता था कि प्रमुख रूप से भारतीय नेताओं को कि देश की स्वतंत्रता के बाद, बंटवारे के बाद सांप्रदायिकता की समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान बना वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए जिसके चलते बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भागकर भारत में चले आए। एक और प्रमुख रूप से समस्या थी कि जो हिंदू शरणार्थी को अधिकतर संख्या में निकाल दिया गया या मार दिया गया, उतनी बड़ी संख्या में भारत से मुस्लिम निवासी हैं वो पाकिस्तान में नहीं गए। इसके अतिरिक्त जो भारत में हिंदू आए वो अपने पीछे 3000 करोड़ की प्रॉपर्टीज छोड़कर आए। यहाँ से जो मुस्लिम गए वो मुश्किल से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे। तो प्रॉपर्टी का आदान प्रदान, उनका सभी का पुनर्वास करना, उनके लिए निवास की व्यवस्था करना, ये एक बड़ी प्रमुख रूप से एक भारी समस्या दोनों देशों के बीच सामने आई जिसमें पाकिस्तान ने किसी रूप से कोई सहयोग नहीं किया बल्कि हिंदू शरणार्थी, हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार करने का पाकिस्तान ने कार्य किया। अगली जो प्रमुख समस्या थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो थी कश्मीर विवाद। जम्मू कश्मीर राज्य प्रमुख रूप से 3 भूभागों में बटा हुआ है, भौगोलिक रूप से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। जम्मू प्रमुख रूप से हिंदू बहुल है, कश्मीर मुस्लिम बहुल और लद्दाख बुद्धिस्ट बहुल है, यानी बुद्ध धर्म को मानते हैं। महाराजा जम्मू कश्मीर उस समय महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र रखने का फैसला किया और या हम ये कह सकते हैं कि वो कोई निर्णय नहीं कर पाया कि वो अपने राज्य को भारत में शामिल करे या पाकिस्तान में शामिल करे। इस तरह की परिस्थितियों में पाकिस्तान ने कबायलियों के बेस में 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। कबायली और पाकिस्तान की जो सेना है मुश्किल से 25 किलोमीटर दूर रह गई थी श्रीनगर से। उस समय महाराजा जम्मू कश्मीर ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि उसको सैनिक सहायता दी जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि महाराजा जम्मू कश्मीर अपने इलाके को, अपने राज्य को भारतीय संघ में शामिल करें, उसी समय हम सैनिक सहायता देंगे। महाराजा जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके विधिवत रूप से जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ का एक भाग घोषित कर दिया जिसमें प्रमुख रूप से सैनिक, विदेशी, दूरसंचार आदि प्रमुख रूप से जो मामले थे वो भारत सरकार को सौंपे गए। जिस प्रकार अन्य रियासतों ने अन्य जो दूसरे विषयों के मामलों में, राज्य सूची के मामले में, संघ सूची के मामलों में भारतीय सरकार को भारत को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, उसी प्रकार से महाराजा जम्मू कश्मीर ने भी एक तरह से भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा दोनों देशों को आपस में युद्ध विराम करने के लिए कहा गया। यूनाइटेड नेशंस ने एक आयोग गठित करने का फैसला किया जिसमें चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम प्रमुख रूप से सदस्य थे। 13 अगस्त 1948 को युद्ध विराम की तिथि के दिन ये फैसला किया गया, इस आयोग ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान अपनी सेना और कबायलियों को जम्मू कश्मीर राज्य से वापस हटा लेगा। जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी यह घोषित करेंगे, भारत को लिखित रूप में देंगे कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सेना और कबायलियों को हटा लिया गया है, उस दिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता के लिए कुछ मात्रा में सैनिकों को छोड़कर बाकी सेना भारत सरकार भी हटा लेगी। स्थानीय अधिकारियों का इस दौरान अधिकारियों का एक आयोग स्थानीय स्तर पर प्रशासन करने का कार्य करेगा। जब आयोग भारत को ये सूचना देगा तो भारत सरकार उस समय उसके बाद अपनी सेना वहां से हटाएगी और उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा और उस जनमत संग्रह के आधार पर यह निश्चय किया जाएगा कि ये राज्य किस देश में शामिल होना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने न तो अपनी सेना वहां से हटाई, जिस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा था वहां से ना तो सेना हटाई और न ही कबायलियों को हटाया। इससे ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है वो लागू नहीं हो पाया। युद्ध विराम समझौते तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य का लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया था,
जिसमें लगभग 7 लाख की आबादी वहां पर निवास करती थी। एक तरह से इस इलाके से हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया या उनका कत्लेआम कर दिया गया। भारतीय संघ का लगभग 53 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर नियंत्रण था और जिसमें 33 लाख की पॉपुलेशन निवास करती थी। यानी एक बड़ी भारी संख्या में जो पॉपुलेशन थी वो भारतीय संघ के इलाके में शामिल थी। और बाद में अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को अलग संविधान बनाने का भी अधिकार दिया गया और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का भी गठन किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान सभा बनाने का भी अधिकार दिया गया, जिसने सर्वसम्मति से भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि बाद में अनुच्छेद 370 जो कि क्योंकि एक टेम्परेरी और ट्रांजिशनल था, इसलिए इसको भारतीय संघ के जो संविधान है उसके प्रावधानों से हटा दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर राज्य को जो 370 के द्वारा जो विशेष दर्जा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है, जिसका पाकिस्तान ने तीव्र विरोध किया। पाकिस्तान इसे यूएन में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर गया। इसके अतिरिक्त इस्लामिक देशों के संगठन में भी इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया और भारत विरोधी भावनाओं को पूरी दुनिया में पूरा प्रयास किया कि वो भड़काने का कार्य करता रहे, जिससे भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को नुकसान पहुंचे। जम्मू कश्मीर राज्य के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक प्रमुख केंद्र तो रहा ही। 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, उस दौरान भी पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त था और पाकिस्तान को लगा कि अब जो कि पाकिस्तान अमेरिकी गठबंधन में शामिल था, वह शीत युद्ध की राजनीति के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय संघ को नाटो में शामिल करना चाहता था। भारत के द्वारा इनकार करने के चलते भारत को संतुलित करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सीटो और सेंटो दोनों ही संगठनों में शामिल किया, जिसके चलते पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान मिला। F-16 मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका से मिली और पाकिस्तान की हिम्मत हुई कि वो भारत के विरुद्ध युद्ध जीत सकता है। इसी के चलते 1965 में पाकिस्तान ने भारत के कच्छ के रण में हमला कर दिया और पाकिस्तान की सेना हजारों की संख्या में जम्मू कच्छ के रण में और जम्मू कश्मीर में तोड़फोड़ और छापामार की गतिविधियों में शामिल हो गई, जिसमें बहुत सारे कबायली थे जो कि छापामार गतिविधियों में लगे हुए थे और पाकिस्तान की एक तरह से सशस्त्र सैनिक भी उसमें काफी लोग शामिल थे। पाकिस्तान को लगता था कि इस तरह से जब पाकिस्तान का सहारा मिलेगा तो जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग भी पाकिस्तान की सेना का साथ देंगे, लेकिन उसको जो ये भ्रम था ये भ्रम ही बना रहा। स्थानीय लोगों ने किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की सेना का साथ नहीं दिया, बल्कि पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोगों ने, खास करके जम्मू कश्मीर राज्य में निवास करने वाले गुज्जर बकरवाल्स और अन्य लोगों ने भारतीय सेना को रास्ता दिखाने में और पाकिस्तान के साथ लड़ने में पूर्ण रूप से मदद की, जिसके चलते पाकिस्तान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। और 4 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम समझौता हुआ और जिस समय युद्ध विराम समझौता हुआ, पाकिस्तान लगभग भारत का 210 वर्ग मील का इलाका, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का 750 वर्ग मील के इलाके पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध की समाप्ति ताशकंद समझौते से हुई। तत्कालीन यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के प्रयासों से भारत और पाकिस्तान दोनों को ही ताशकंद नामक जगह पर बुलाया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मार्शल लॉ प्रशासक अयूब खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। इस समझौते में यह फैसला किया गया कि दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र संघ की डिक्लेरेशन, यूएन डिक्लेरेशन के अनुसार आपसी संबंधों को सामान्य बनाएंगे और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। दूसरा प्रमुख रूप से इसमें समझौते में प्रावधान था कि दोनों ही देश 5 अगस्त 1965 के पूर्व की जो सीमा क्षेत्र था, उसको सीमा का निर्धारण जो क्षेत्र था, LOC थी, उसको स्वीकार करेंगे और दोनों ही देश अब सेनाओं को उस जगह पर वापस ले जाएंगे, यानी एक दूसरे का जीता हुआ इलाका उसको वापस कर देंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। दोनों ही देश फिर से अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना करेंगे। आर्थिक और व्यापारिक हितों के लिए आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे। दोनों ही देश परस्पर युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे, यानी एक दूसरे के यहाँ जो वर्दीधारी सैनिक हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको एक दूसरे देशों के वापस लौटा दिया जाएगा। भविष्य में दोनों ही देश आपसी समस्याओं को बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने जो ताशकंद समझौते की भावना को भुला दिया और शीघ्र ही फिर से एक अघोषित युद्ध, भारत विरोधी युद्ध पाकिस्तान ने शुरू कर दिया, जिसमें आतंकवादियों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देना प्रमुख रूप से शामिल था। इसके पीछे 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार भी एक प्रमुख कारण था। 1971 में बांग्लादेश का जो असंतोष था उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ। पाकिस्तान में हुए 1970 के इलेक्शन में बांग्लादेश की अवामी लीग के प्रमुख नेता, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत का समर्थन मिला, लेकिन जनरल याह्या खान
पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के जो सत्ता प्रतिष्ठान ने मुजीबुर रहमान, जो कि बंगाली थे, उसको प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया। जब मुजीबुर रहमान ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना शुरू किया तो उसको जेलों में बंद कर दिया। उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान के मार्शल प्रशासक थे जनरल टीका खान, उसने स्थानीय लोगों पर असंख्य अत्याचार किए, जिसमें 30 लाख बंगाली मारे गए। करोड़ों की संख्या में, जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ थी, बहुत सारे बंगाली भारत में भाग के चले आए। इतनी भारी मात्रा में शरणार्थियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना भारत के लिए काफी मुश्किल था। इसके लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क करना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। भारत में आए हुए बंगालियों ने अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए एक मुक्ति वाहिनी नाम से सशस्त्र छापामार एक सैन्य दल बनाने का फैसला किया और उसने पाकिस्तान के साथ लड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और बंगला विद्रोहियों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहा है। इस तरह के हालात में 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के वायुयानों ने भारतीय वायु सीमा में क्रॉस करके अंबाला और नई दिल्ली के ऊपर हमला किया, जिसका जवाब 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की विरुद्ध तीव्र कार्यवाही की, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री बने याह्या खान के स्थान पर और भारत के नेताओं के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। 3 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए, जिसे शिमला समझौता कहते हैं, और इस युद्ध की औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषणा की। इस समझौते के अनुसार ये फैसला किया दोनों देशों ने कि भविष्य में दोनों देश आपसी समस्याओं का हल द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा शिमला समझौते की भावना के अनुसार किया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ नहीं बनाया जाएगा। आपसी संबंधों में सुधार करने के लिए डाकतार, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को दोनों देश बढ़ावा देंगे। 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम की स्थिति पर दोनों देशों की सेनाएं लौट जाएंगी। हालांकि इसकी बात के लिए कई बार भारतीय नेताओं की आलोचना की कि पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए सुनहरा मौका था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को इस ब्लैकमेल करके दबाव में, क्योंकि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमारी कैद में थे, तो जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है, पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर का इलाका है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से छुटवाया जा सकता था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर पर बातचीत करेंगे और दोनों देशों के संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। ये प्रमुख रूप से बातें थी। हालांकि पाकिस्तान ने भी इस समझौते का कोई ज्यादा सम्मान नहीं किया और जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर बार बार वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उसको उठाता रहता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने, अब ये बात पाकिस्तान के सामने स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान के लिए भारतीय गतिविधियों में लिप्त हैं। यहाँ तक कि भारत की संसद पर भी हमला किया है उन्होंने। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के साथ साथ जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा आदि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिससे दोनों ही देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण और विकट पैदा हुए हैं और काफी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति, जिहाद की युद्ध, पाकिस्तान शीत युद्ध के केंद्र को भारत की सीमा तक ले आया। हालांकि भारत ने अमेरिका के जो सैनिक गठबंधन नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सीटों का मेंबर बन गया 1955 में और भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधि, अमेरिका के प्रोत्साहन पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में लग गया। 1993 में पाकिस्तान के से आए एक आतंकवादी के गुट ने 1993 में मुंबई में हमला किया, जिसमें भारत के काफी नागरिक मारे गए, जिससे दोनों ही देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत ने पाकिस्तान को इन आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद करने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। मई 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और अपने आप को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया और यह घोषित किया कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में जम्मू कश्मीर की समस्या जब हल नहीं होती है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संभव है। एक तरह से भारत की परमाणु सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का बयान पाकिस्तान ने दिया, जिसके चलते भारत को भी अपनी न्यूक्लियर कमांड का गठन करना पड़ा और अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। IC 814 का अपहरण का मामला भी भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक कटुता के नए दौर लेकर आया। भारतीय विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से पाकिस्तान में प्रशिक्षित प्राप्त आतंकवादी अपहरण करके कंधार लेकर गए और कुछ आतंकवादियों को उसके बदले में रिहा करना पड़ा। इसमें पूरी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, उस समय की अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट, ये सब शामिल थे। भारतीय विमान के अपहरण ने भारत और पाकिस्तान के बीच में
एक तरह से युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन 1999 में पाकिस्तान द्वारा 8 मई 1999 से पाकिस्तान ने जो कारगिल क्षेत्र है भारत का, द्रास है, बटालिक मस्को है, शीतकालीन दिनों में चुपचाप आके पाकिस्तान के छापामार सैनिक और दस्ते उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके विरुद्ध भारतीय सेना ने सख्त कार्यवाही शुरू की। 8 मई 1999 को अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमेरिका बुलाया गया, उसकी खिंचाई की गई और पाकिस्तान ने अपनी नाक बचाने के लिए 11 जुलाई 1999 को भारत के साथ एक तरह से समझौता कर लिया कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी कारगिल में आए हुए हैं उनको सेफ पासेज दे दिया जाए, वो जब वापस लौटेंगे तो उनको ना मारा जाए। हालांकि इससे पूर्व भारतीय सेना ने सख्त सैनिक कार्रवाई करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अधिकतर इलाके को पाकिस्तान से खाली करवा लिया था। इस प्रकार जो कारगिल का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान ने जिस तरह से पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया, उससे भारत और पाकिस्तान के संबंध अत्यंत कटुतापूर्वक हो गए। लेकिन तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे पाकिस्तान के, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। आगरा में तत्कालीन सेनाध्यक्ष और मार्शल प्रशासक जनरल परवेज मुशर्रफ भारत की यात्रा पर आए 14 जुलाई 2004 को। बहुत सारे विषयों के ऊपर दोनों देशों में सहमति भी हुई, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि दोनों देश बातचीत के प्रमुख केंद्र के रूप में जम्मू कश्मीर को शामिल करें, जिसे भारत ने इनकार कर दिया। इसलिए आगरा शिखर सम्मेलन दोनों ही देशों के बीच में असफल हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को करना बंद नहीं किया। पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा जस्से मोहम्मद ने 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकवादी हमला किया। ये भारत की प्रभुसत्ता के ऊपर, भारत की संप्रभुता के ऊपर एक तरह से हमला था, जिसका भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। भारत ने जवाबी कार्यवाही करते हुए दिल्ली लाहौर जो बस सेवा दोनों देशों के बीच चलती थी उसको बंद कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। दोनों देशों के बीच संबंध काफी कटुतापूर्वक हो गए। लेकिन 2014 में चुनाव के बाद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी आमंत्रित करने का फैसला किया और दोनों देशों ने आपके प्रधानमंत्रियों ने बातचीत में ये स्वीकार किया कि दोनों ही देश आपस में संबंधों को सुधार करेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में सार्क सम्मेलन के माध्यम से, सार्क के माध्यम से, परस्पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों ही देशों के संबंध मधुर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसी समय पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों ने भारत के सैन्य बलों पर आतंकघाती हमला किया, जिसमें 40 भारतीय सैनिक मारे गए, जिसके से चलते दोनों ही देशों में अत्यंत कटुतापूर्वक संबंध बन गए। एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा पैदा हो गया। भारत सरकार ने फैसला किया कि जो जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादियों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उन पर हमला किया जाएगा और पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। तो भारतीय सेना के विमान पाकिस्तान के अंदर घुसे और पाकिस्तान की आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग सेंटर पर उसको हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। धारा 370 का इश्यू जम्मू कश्मीर राज्य को। जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है, भारतीय राज्य है। ये भारत का आंतरिक मामला है कि वो किस राज्य को कितनी स्वायत्तता देता है। भारतीय संसद ने यह फैसला किया क्योंकि जो आर्टिकल 370 है वो ट्रांजिशनल और टेम्परेरी है, अस्थायी और पूर्ण रूप से संक्रमणकालीन है। अब आर्टिकल 370 का बनाए रखना भारतीय संघ की एकता और अखंडता और भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है। इसलिए भारत की संसद ने संविधान संशोधन करते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया, जिसकी पाकिस्तान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान अनावश्यक रूप से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में और इस्लामिक देशों के सम्मेलन के अंदर लेकर गया, जिससे भारत को बदनाम किया जा सके। तब से पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और एक तरह से आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत में हमले करवाने का षड्यंत्र करने का कार्य कर रहा है, जिससे दोनों ही देशों के संबंध हैं वो कटुतापूर्ण है। थैंक यू।